हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र होता है आपका पहला, उसके अनिवार्य जो है उसके लिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में लाइकन को प्रेस कर ले। हमारे अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हमारे अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के जो हमारा पहला प्रश्न है, इससे पहले हमारी 70 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। यदि भी नहीं देखें तो आप उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारे अन्य वीडियोज देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चक्रिक युक्ति का उदाहरण कौन सा है? परमात्मा ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया है और मनुष्य ने परमात्मा को अपना रूप दिया। परमात्मा धार्मिक ग्रंथ का स्रोत है और धार्मिक ग्रंथ परमात्मा संबंधी हमारे ज्ञान का स्रोत है। कुछ भारतीय महान है क्योंकि भारत महान है। राम महान है क्योंकि वह राम है। इससे ये आंसर कौन सा हो जाएगा? परमात्मा धार्मिक ग्रंथ का स्रोत है और धार्मिक ग्रंथ परमात्मा संबंधी हमारे ज्ञान का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नीचे दो कथन है, नहीं फर्स्ट और एक और दो, इसमें से देखिए निष्कर्ष दिया गया है, ये और भी दी जा रहे हैं। इन कथनों का सत्य की मानते हुए निम्नलिखित में से तरक्की दृष्टिकोण निष्कर्ष निकालना में कुछ धार्मिक व्यक्ति नैतिक रूप से सामान्यतः अच्छे होते हैं, कुछ धार्मिक व्यक्ति विवेकी होते हैं। विवेक की दृष्टि से धार्मिक व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छे होते हैं, गैर विवेकी धार्मिक व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छे नहीं होते हैं। ये निष्कर्ष दिया गया है, केवल ए निष्कर्ष है, केवल बी है, ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों नहीं है। इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये केवल ए निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। कुछ धार्मिक व्यक्ति नैतिक रूप से सामान्यतः अच्छे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निश्चितता एक वस्तुगत तथ्य है, भावनात्मक रूप से संतुष्टिदायक है, तार्किक या सात्विक? इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये निश्चितता जो है एक भावनात्मक रूप से संतुष्टिदायक है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे डायग्राम दिया गया है, इसमें से बताना है। ये आई एस पी है, आई भारतीयों के लिए, एस वैज्ञानिकों के लिए और पी जो है राजनीतिकों के लिए, यानी कि इंडियन साइंटिस्ट और पॉलिटिकल। वह चित्र जो ऐसे गैर भारतीय वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो राजनीतिक है, देखिए राजनीतिक है, ऐसे गैर भारतीय वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो राजनीतिक है, एफ डी ए सी। इसमें से सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एफ जो है ये इंडियन है, गैर भारतीय पूछा गया है और साइंटिस्ट भी और पॉलिटिकल भी है, तो एफ जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न, वह क्षेत्र जो ऐसे राजनीतिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो भारतीय भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं। देखिए जो भारतीय भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? जो भारतीय भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं, वह क्षेत्र जो ऐसे राजनीतिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो भारतीय भी है और वैज्ञानिक भी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो हमारा ए जो है ये तीनों को ही दर्शाता है हमारा ये, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो है भारतीय, वैज्ञानिक और पॉलिटिकल तीनों को ही दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, नीचे किसी नगर की जनसंख्या को समय वर्ष के साथ ग्राफ के रूप से रेखांकित किया गया है। तो जनसंख्या दी है और ये टाइम दिया गया है। उपरोक्त रेखा चित्र से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? जनसंख्या घातीय रूप से बढ़ती है, जनसंख्या केंद्रीय ढंग से बढ़ती है, जनसंख्या प्रारंभ में रेखीय ढंग से बढ़ती है और फिर स्थिर हो जाती है, जनसंख्या प्रारंभ में घातीय रूप से बढ़ती है और फिर स्थिर हो जाती है। तो निम्नलिखित चार्ट में लकड़ी के अगला प्रश्न आ गया होगा, इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जनसंख्या जो दी गई इसी प्रकार बढ़ती हुई, इसमें से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। जनसंख्या प्रारंभ में घातीय रूप से बढ़ती है और फिर स्थिर हो जाती है। के ऊपर आराम से ठहर रही है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चार्ट में लकड़ी के लट्ठों की कीमत की प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से दिखाया गया है और प्लाईवुड एवं आगरा लकड़ी की कीमत को प्रति टन के हिसाब से चार्ट का अध्ययन कीजिए। प्रश्न 38, 39 पर 40 के उत्तर दीजिएगा। की कीमत दिखा रखी है, प्लाईवुड, आगरा लकड़ी है
और लट्ठे हैं। इस उत्पाद की कीमत में पिछले समय के दौरान बढ़ने की अधिकतम प्रतिशत देखने में आई है। आरा लकड़ी, प्लाईवुड, लट्ठा, ये में से कोई नहीं। बढ़ने की पूछा गया है तो किस में रहेगा ये प्लाईवुड में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। ये प्लाईवुड जो है देखिए पिछले वर्ष से अगले वर्ष बढ़ने में। लकड़ी के लट्ठे के प्रति क्यूबिक मीटर की कीमत में अधिकतम बढ़ोतरी की प्रतिशत क्या होगी? 6, 12, 18 या 20? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी के लट्ठे का पूछा गया है ये ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारा सही हो जाएगा। इसमें 18% है ये। ये 18, बीच वाला देखिए ऊपर जा गया। चलिए अगला प्रश्न जो है, किस वर्ष में प्रथम 2 उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई है और तृतीय उत्पाद की कीमत में वृद्धि कब हुई है? वैसे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2002 में हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पुरालेखों संबंधी आंकड़े प्रदान करने वाला सबसे पुराना स्रोत कौन सा है? नेशनल सैंपल सर्वे, कृषि संबंधी आंकड़े, जनगणना, आवश्यक आंकड़े? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, जनगणना ही है। निम्नलिखित में से भारत में पुरालेखों संबंधी आंकड़े प्रदान करने वाला सबसे पुराना स्रोत कौन सा है? ये जनगणना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सामान्य बटन का अनुसरण करने वाले एक वृद्ध यादृच्छिक आंकड़ों के समुच्चय में माध्य मानव विचलन के विस्तार में आंकड़ा बिंदुओं की संख्या का संपूर्ण आंकड़ा बिंदुओं की संख्या के साथ अनुपात प्रतिशत होता है। ये -50%, -67%, -97% और -47%। में राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये -67% हो जाएगा। एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में प्राय किस संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है? 2, 8, 10 या 16? में सही आंसर क्या हो जाएगा? एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में प्राय किस संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है? ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये 2 का। एक 32 बिट जो कंप्यूटर में प्राय द्विआधारी 0 एवं 1 होता है, संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है। इसमें बाइनरी संख्याओं में दिए गए निर्देश जिन्हें कंप्यूटर सीधे रूप से समझ सके उसे मशीनी कोड या मशीनी भाषा भी कहते हैं। इस तरह इस भाषा के अंतर्गत कंप्यूटर प्रोग्राम को 0 एवं 1 के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस भाषा में बाइनरी संख्याओं की श्रृंखला का उपयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, निम्नलिखित में से परिचालन विधि या ऑपरेशन सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से परिचालन विधि ऑपरेशन सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो जाएगा। परिचालन विधि का स्रोत यह उदाहरण, ये परिचालन विधि जो है ये कार्यक्रमों का एक समूह होता है जिसमें कंप्यूटर का संचालन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर प्रणाली की कार्यकुशलता को बनाना है। इससे उपयोगकर्ता को कंप्यूटर का प्रभावी उपयोग करने में सहायता मिलती है। विंडोज का निर्माण प्रभावी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया है, इसलिए इसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या कहते हैं। यह GUI या ग्राफिक यूजर इंटरफेस सुविधा प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता के कीबोर्ड का उपयोग किए बिना माउस की सहायता से कंप्यूटर पर कार्य करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंप्यूटर का उपयोग आसान कर दिया है, विंडोज के आधार पर ही कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहां पर कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है? CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मेमोरी में करता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे केंद्रीय संसाधन इकाई CPU ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है को कंप्यूटर का हृदय का या दिमाग भी कहा जाता है इसे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? गूगल, विंडोज, लाइनेक्स या मैक? ये अन्य से भिन्न पूछा गया है, ये गूगल हो जाएगा हमारा। ये गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि अन्य विकल्पों का संबंध जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से है। ये विंडोज, लाइनेक्स और मैक ये तीनों ही कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्या 23 का बोहरा लेकिन दोहरा समानार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट है? 0, 1, 0, 11, 11, 0 देखिए 10, 111, 10, 111। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 10,111 हो जाएगा ये 10,111 की घात सेकंड हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है? ईमेल एड्रेस से, सैटेलाइट एड्रेस से, आईपी एड्रेस से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए आईपी एड्रेस से होती है। इंटरनेट वाले कंप्यूटर की पहचान जो है आईपी एड्रेस से की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रावधान करता है किसी भी व्यक्ति को लोक अधिकारों द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसार केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर आयोगों की अपीलीय अधिकरण के रूप से स्थापना, लोक अधिकारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को लोक अधिकारों द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसार यानी कि सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। ये इस सूचना का अधिकार जो है जिसे राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट कहते हैं, ये भारत के संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। इस नियम द्वारा भारत के सभी नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड और प्रपत्रों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है? जल प्रकोप, जल मौसमी प्रकोप, भूवैज्ञानिक प्रकोप, भू रासायनिक प्रकोप। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ये जल प्रकोप है जिसे हम बाढ़ भी कहते हैं। डायोक्सिनिस किससे उत्सर्जित होता है? डायोक्सिनिस किससे उत्सर्जित होता है? ये बंजर प्रजाति, बिजली संयंत्र, चीनी के कारखाने या प्लास्टिक दहन। इसका राइट आंसर हो जाए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, प्लास्टिक दहन से करता है ये। डायोक्सिस जो प्रमुख है औद्योगिक प्रक्रिया का प्रतिफल है। जब प्लास्टिक उत्पादों आदि को अनुसूचित तरीके से होता है तो डायनो या डायोक्सिन उत्सर्जित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। प्रत्येक बालक के पेड़ का नारा किसे आशय से गढ़ा गया है? प्रत्येक बालक के पेड़, सामाजिक वन कार्यक्रम, स्वच्छ वायु कार्यक्रम, भूमि संरक्षण कार्यक्रम, पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ये आशय गढ़ाया गया है। प्रत्येक बालक के पेड़ जो है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं अधिस्वीकृति परिषद NAAC, राष्ट्रीय अधिस्वीकृति बोर्ड NBA से इन बातों से भिन्न है कि दोनों का आपस में जो भिन्नता है वो बतानी हमें। दोनों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों की में समानता होते हुए भी प्रयासों में दोहरापन है। एक का दृष्टिकोण कोटि निर्धारण है तथा दूसरे का कार्यक्रम की कोटि आधारित दृष्टिकोण है। NBA अथवा NAAC बाहर से अधिस्वीकृति प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। ये एक प्रगतिशील निर्णय है। यह अधिस्वीकृति संबंधित संस्था में शिक्षा की गुणवत्ता के न्यूनतम मानकों की स्वीकृति के समान है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये राष्ट्रीय मूल्यांकन और राष्ट्रीय अधिस्वीकृति बोर्ड के, इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। NBA जो है अथवा NAAC जो है बाहर से अधिस्वीकृति प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। ये एक प्रगतिशील निर्णय है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन हाइड्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाए, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये बायोगैस जिसको बायो ईंधन या गोबर गैस आदि नामों से भी जाना जाता है के प्रमुख तत्व मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें लगभग 65% मीथेन और 30% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए सही नहीं पूछा गया। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त अधिकांश स्थान संघीय सूची की 65वीं प्रविष्टि के अंतर्गत आते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से सामान्यतः शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा पर केंद्रीय परामर्शदात्री मंडल CABE की प्रथम बार स्थापना 1920 में की गई थी। भारत ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनिवार्य और मुक्त प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर देखिए, इसके विकल्प जो है सभी हमारे सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं दिया गया है। शायद अगला 5वां प्रश्न देना भूल गया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए चारों ही क्वेश्चन जो है इसके ABCD चारों ही हमारे सत्य हैं, कोई गलत नहीं है। अभी कथन देखिए, संसार में समग्र रूप से पिछले कई दशकों में पर्यावरण बिगड़ा है।
संसार की जनसंख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। तर्क दिए गए हैं, ए सही, आर सही है और ए सही का स्पष्टीकरण है। ए सही है, आर सही है और ए का सही, एक आर सही स्पष्टीकरण है। ए सही परंतु आर गलत है और ए गलत आर परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है और आर सही है, तो ए है का आर जो है सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ये जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में कौन सा अभिमत सही नहीं है? भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में कौन सा अभिमत सही नहीं है पूछा गया। यह प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। इससे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आजाद की स्मृति में मनाया जाता है। इसे 2008 से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में कौन सा अभिमत सही नहीं है पूछा गया हमारा। ऑप्शन नंबर ए जो है यह प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। मौसम का परिवर्तन किस पर प्रभावी होता है? भूमि की नमी, वन अग्नि, बायोडाइवर्सिटी जिसे जैव विविधता कहते हैं, भूमिगत जल। एक दो तीन चार हो जाएंगे हमारे। भूमि की नमी, वन अग्नि, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, भूमिगत जल। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। अनुच्छेद 280 जो है संघीय स्तर पर वित्त आयोग है। अनुच्छेद 380 संविधान के अनुच्छेद 280 जो है संघीय स्तर पर वित्त आयोग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 280 संघीय स्तर पर वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 जो है भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 323 के प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 315 जो है संघ लोक सेवा आयोग। इस प्रकार हो जाएंगे हमारे ये 3 2 1 4। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की जो वीडियो हमारी यह समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल